नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आपको कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बहुत जल्द फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये एक सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे और आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका ये पेपर होने वाला है वो टोटल 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 40 मार्क्स। और इसमें जो आपके क्वेश्चन होने वाले इस पेपर में वो आएंगे आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 को हल करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 0.8 मार्क्स के होंगे, यानी आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स। और जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है खंड का, खंड गा खा, खंड गा और खंड खा। और प्रत्येक खंडों में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप तीसरा पॉइंट पढ़े तो उसमें लिखा है खंड का में कुल 24 प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 20 प्रश्नों को हल करना है। तो आपको ना इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि यदि आप सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मार्क्स तो उतने ही मिले, उतने ही क्वेश्चन को काउंट किए जाएंगे जितने क्वेश्चन आपके कहा गया है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग करें, जो आपको आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हल करें। ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश ना करें, उससे आपका समय बर्बाद होगा और आप ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो आप उन्हीं चीज़ों को करना जो आपका मेंशन किया गया इस इंस्ट्रक्शन में। जैसे कि अगला बढ़ते हैं खंड का में, जो कि 22 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चनों को हल करने हैं। खंड गा की बात करें तो इसमें आपके 12 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चनों को हल करने हैं। और खंड घा की बात करें तो वो एक मानचित्र पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको दोनों ही क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने खंड का की तरफ। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछा गया है वर्गीकरण नहीं किया जा सकता संसाधनों के का वर्गीकरण विकास के स्तर पर। तो पहले आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। नहीं किया जाता पूछता है या कि किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखना इसमें पूछा गया है नहीं। तो आपको नहीं को ध्यान में रखते हुए संभावित संसाधन को हम कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण विकसित संसाधनों को भी कर सकते हैं और भंडार को भी कर सकते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, सामुदायिक तौर पर हम इन संसाधनों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि झूम कृषि जो है उसको पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, यानी कुमारी। तो पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि का उदाहरण नहीं है। तो रोपड़ कृषि का उदाहरण पूछा है, उदाहरण है, सॉरी, पूछा गया कि रोपड़ कृषि का उदाहरण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है चाय, ये भी एक रोपड़ कृषि का उदाहरण है, कॉफी भी है और रबड़ भी है। तो जिसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो इसमें पूछा गया 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी फसल है जिसको लगभग तैयार होने में कितना समय लगता है, 1 साल का समय लगता है। तो ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए गन्ना, इसको पूरा लगभग 1 साल का समय लग जाता है इसको तैयार करने में। तो 4 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए गन्ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अगर विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश बात करें तो वो जो ऑप्शन नंबर बी चाइना, यानी चाइना है जो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है अपना भारत। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी चाइना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो कपास, ये एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर बी जूट भी एक रेशेदार फसल है। सी सन भी एक रेशेदार फसल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आप
को सीधा पता ही होगा कि भूदान ग्रामदान आंदोलन है, जिसे कि हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भूदान ग्रामदान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति को निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। यानी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विभिन्न स्तरों पर सरकारें होती है और उनके बीच जो अधिकारों में क्या होता है, विवाद होता रहता है, मतभेद होते रहते हैं, तो जो उनके निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है इनके बीच में, वो निभाता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट इनके बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है, जो इनके जितने बीच में वाद विवाद होते हैं उनको निर्णायक रूप से भूमिका निभा के उसको सॉल्व करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी जिसमें हम कह लो कि सारे केंद्रीकृत और एकात्मक दोनों जब मिलकर कार्य करती है उसी को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो जो हमारे भारत में है वो है संघात्मक कार्य व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो अगर हम देखें किसी भी फील्ड की बात करें तो जो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 भाग है जो कि आरक्षित किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को डैश की अनुसूची में रखा गया है। तो जो भारतीय संविधान में क्या होता है, 22 भाषाओं को हमें अधिकार प्राप्त है और इसको अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनु। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य यानी राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तीनों को ही 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने गलत आंसर लगा दिया है, लेकिन आप सब अपने नोटबुक में सही आंसर नोट करें। यानी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तीनों इसके बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जो ऑप्शन आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है बेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते थे। तो बेलोनिया के जो क्षेत्र के निवासी थे वो मुख्यतः फ्रेंच भाषा को बोलते थे। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है। तो जो कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका में अभी तक सत्ता का हमने वितरण नहीं हुआ है और बाकी भारत में भी हो रखा है और बेल्जियम में हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी का तो होने का मतलब ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ये सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, यानी लोकतंत्र में कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा शक्तियों का सिद्धांत होगा, यानी जनता। तो सीधा सीधा इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जनता। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जनता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। तो इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से एक आ सकते हैं, तो आपको वही बताना है कि कौन सा आ सकते हैं। तो पहला पढ़े तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है वो पूरा ही कृषि से रिलेटेड होता है, तो हम इसे कृषि क्षेत्रक या संबंधित क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, कि जो है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसमें औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें तो मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र के में आता है, ये बिल्कुल गलत है। जो कि मत्स्य पालन है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये असत्य कथन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ये तो सबको ही पता होगा, संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम यानी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी गणना की जाती है। तो 17 नंबर का जो होने वाला उत्तर वो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से
कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो इसमें भी मैंने आप गलती से गलत मार्क्स कर दिया, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। यानी उसको उसका जो भी लक्ष्य हो सकता है, अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी लक्ष्य हो सकता है उसका। अपने स्वयं से निर्णय ले सके, ये भी हो सकता है, और विदेश में पढ़ाई कर सके। तो यानी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखेंगे संचार, ये भी एक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। बैंकिंग, ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। और परिवहन, यानी उपरोक्त सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बताइए वे कौन से क्षेत्र में कार्यरत है? तो कोई से भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आपको बिना कोई रीजन दिए आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा विचार जिउसेपी मैथ्सनी का नहीं था? तो अगर आपने आप इस सारे लेसन को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। और यदि अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई करी होगी अपने चैप्टरों की, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे बुक्स के जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं ना, उनसे ही रिलेटेड है। तो अब पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा विचार जिउसेपी मैथ्सनी का नहीं था। तो इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से एक था जो कि जिउसेपी मैथ्सनी का विचार नहीं था। तो हमें बताना वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, राजशाही का समर्थन, वो इससे बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थी कि, तो ये इसका विचार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको भी सही से मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक। तो ये भी आप सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मनिया का चित्र बनाया? तो फिलिप वेट है जिन्होंने जर्मनिया का पूरा चित्र बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। अभी तक जो हमने किया वो हमारा खंड कहा था, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने थे? 20 क्वेश्चन। तो यहाँ तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। जितने कहा जाए और जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं को टिक मार्क करना, इसी में आपका भलाई है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे अब मैं पूरे 24 के 24 अटेंड कर दूँ, तो ये तो मतलब नहीं है कि आपको खंड काम में ही आपको 24 मार्क्स मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने खंड हर खंड में कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। किसने कहा था मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का वह सबसे खतरनाक दुश्मन है? तो जो ये कहा था वो कहा था ऑप्शन नंबर ए, ड्यूक मैटरनिक ने। तो मैटरनिक ने क्या कहा था कि जो ये मैथ्सनी क्या है, हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन है एक। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूक मैटरनिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण से विषय में संबंधित नहीं है? तो इधर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऐसा विषय है जो कि इटली के विषय से संबंधित नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ओटो वन बिस्मार्क इटली का एकीकरण का सूत्रधार था। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल भी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है? तो 1804 में जो नेपोलियन नागरिक संहिता उसके सत्य में बताना आपको कौन सा सत्य है। तो इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही था। 1804 में क्या कहा था? नेपोलियन नागरिकता संहिता के अंदर क्या किया था कि जन्म से आधारित जितने भी विशेष अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कथन नंबर 2, इससे प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया, ये भी ठीक है। यानी इसके चारों ही जो ऑप्शन हो वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से भी आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं क्या किसके बारे में दे रखा है। ये हेमस्वर्ग साम्राज्य में ताबली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। ये बिल्कुल सही कहा गया है। आप अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप आसानी से सब सारे क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जुसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। जुसेप्पे मैत्सनी को यंग इटली के नाम से यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो पॉइंट देखें तो 1861 में विक्टर एमेन्युअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया। तो जो ये चारों ही पॉइंट दे रखे वो बिल्कुल सत्य हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी देखे सभी कथन सत्य हैं। तो जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जिसमें आपको सही मिलान की पहचान करने के कौन सा सही मिलान है। आपको हर जगह के क्या देगा स्मारक दे रखे हैं, तो आपको पहचानना है कि उसी से रिलेटेड है और कि नहीं है। जैसे बिस्मार्क इटली बिल्कुल सही है, मैत्सनी जर्मनी, काबुल ब्रिटेन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी को देखें मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा गया सही मिलान की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखें मैटरनिक कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि है गलत मिलान का पहचान करना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें गलत मिलान किसको किया गया है। तो नवीनीकरण संसाधन और सौर ऊर्जा को करते हैं, बिल्कुल सही है। अनवीनीकरण संसाधन कोयला जल्दी से अनवीनीकरण संसाधन में गिना जाता है। जैव संसाधन यानी धातु जो ये है, इसका बिल्कुल गलत मिलान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30 का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। तो पढ़ते हैं, लाल एवं भूरा रंग, ऐसा कुछ भी नहीं है मरुस्थलीय मृदा, ये बिल्कुल सही है। रेतीली और लवणीय, ये भी बिल्कुल सही है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होना, ये भी ठीक है। तो यानी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में क्या है, तीनों ही कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि है गलत मिलान की पहचान करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, गलत मिलान की। तो जलोढ़ मृदा गन्ने की कृषि, ठीक है। काली मृदा कपास की कृषि की जाती है, ठीक है। लेटराइट मृदा काजू की खेती है, लेकिन लाल मृदा में सेब की खेती नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल गलत आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में आ सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि भारत में कॉफी से उत्पादन से जो संदर्भ में है ना, उसमें से एक कथन सत्य आ सकते दे रखा, तो हमें बताना कौन सा आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो भारतीय कॉफ़ी की अपनी गुणवत्ता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। जो भी भारत की कॉफ़ी क्या हो संसार भर में अपनी गुणवत्ता के लिए ओनली प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखें बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखें अरेबिक किस्म की कॉफ़ी आरंभ में जापान से लाई गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ये जापान से नहीं लाई गई थी, ये यमन से लाई गई थी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है। तो अब इसमें पूछा है सत्य कौन सा जलोढ़ मृदा के संदर्भ में। तो देखते हैं, इन मृदाओं का रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल गलत। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है, ये भी गलत है। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो ये इसके लिए बिल्कुल सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि है डीजल किस प्रकार का संसाधन है। तो डीजल किस प्रकार का है ये सभी को पता होगा। डीजल यानी अनवीनीकरण योग्य है, यानी इसको जल्दी से दोबारा से इसको नवीकरण नहीं कर सकते। तो यानी ऑप्शन नंबर डी अनवीनीकरण योग्य है, यानी डीजल का जो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होने वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए प्रश्न में
दो प्रख्यातन दिए गए हैं, एक संकलात्मक सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका मतलब कि जो 36 क्वेश्चन है इसमें आपको दो चीज़ दे रखी है, एक तो संकल्पना दे रखी है काम में और एक दे रखा है कारण दे रखा है। तो आपको बताना है कि दोनों एक दूसरे से ठीक है या गलत है, आपको वो पढ़ के बताना है। तो हम अगर संकल्पना की बात करें तो क्या बोला गया है, देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषीय विकास की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कारण, सतत पोषीय विकास ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो, ये भी तय। तो जो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, संकल्पना सा एवं कारण दोनों ही सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। जो नीचे कारण दे रखा है वो क्या है, ऊपर वाले की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रख्यातन दिए गए हैं, वही बात की गई है, दो है इसमें भी, कारण और संकल्पना। तो उसको पढ़ना है और बताना है कि सही है कि गलत है। तो देखते हैं संकल्पना को पहले, मत्स्य पालन का कार्य प्राथमिक क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। अगला पढ़ते हैं कारण में, मत्स्य पालन सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो मत्स्य पालन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों सही तो है, लेकिन कारण जो है कि ऊपर वाले की बिल्कुल सही व्याख्या नहीं कर रहा है देखा जाए तो। और हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि वो मतलब जो भी हमने ऊपर लाइन लिखी उसकी अगर सही व्याख्या करता है तो यानी ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन इसने सही व्याख्या नहीं किया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि है श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी है, यह एक विकसित देश यानी निम्नलिखित में से कौन सी उनके देश की विशेषता हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है एक विकसित देश में रहते हैं, तो इसमें से कौन से देश की विशेषता हो सकती है। अब देखते हैं पॉइंट 1 देखते हैं, औद्योगिकीकरण की तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय हो सकती है, जरूर। उच्च शिशु मृत्यु दर, ये तो मुश्किल है क्योंकि अब विकसित देश में रहता है तो इधर तो मुश्किल ही होना कि चांसेस है कि मृत्यु दर ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, उच्च मानव विकास सूचकांक, ये बिल्कुल सही है, उसका मानव सूचकांक भी अच्छा होगा। और उच्च सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 1, 3 और 4 इसके बिल्कुल सही उत्तर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 1, 3 और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया था। तो ये कौन सी गारंटी के तहत की गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिल श्रीलंका में बेगानापन महसूस करने लगे। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कानून द्वारा सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बताई चलाई, ये भी बिल्कुल सही है। नए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी, यानी जो इसके तीनों ही ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और एक कारण। तो उसको पढ़ना है और उसको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 में 1993 के मध्य 4 संशोधन किए, ये देखते हैं। पढ़ते हैं पहले संकल्पना की तरफ, जो कि है बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 में 1993 के मध्य 4 संशोधन किए, बिल्कुल सही। आगे कारण पढ़ते हैं इसका, बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों में मध्य तनाव बढ़ता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इस पर मैंने मार्क करना भूल गई हूँ, तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, संकल्पना का और कारण दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है, रक्षा, विवाह, संचार और व्यापार। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संचार, ये एक किसी भी संघ सूची का भाग नहीं है या विषय नहीं है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि है आपका, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है
तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अल्पसंख्यकवाद, सामंतवाद और बहुसंख्यकवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकवाद। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो कि है गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें जो हमें गलत जो मिलान कर रखा है उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी देखे, 7 आकार संघ बनाना। तो ये भारत से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, यानी जो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल में है? तो ब्रुसेल में पूछा गया तो वो है यूरोपियन संघ यानी EU, यूरोपियन यूनियन का संघ जो कि है संगठन है, वो है आपका ब्रुसेल में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन संघ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो कि है बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार को है? तो जो भी ये फैसला शिक्षा, भाषा और संस्कृति से रिलेटेड है, तो ये कौन लेती है बेल्जियम में? सामुदायिक सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम अब खंड गा की तरफ। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको एक देखा जाता है एक बॉक्स, यानी कुछ इसमें कुछ डिटेल्स दे रखी है हर राज्यों की, कैसे कैसे इसकी मृत्यु दर है और साक्षरता दर दे रखी है। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ आंकड़े दिखाए रखे हैं इस आपको ग्राफ में। तो आप देख के उसको पता लगा सकते हो और उससे रिलेटेड आपके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपके कंप्लीट करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इनमें से किस राज्य में प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सार्वजनिक है? तो कभी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहा जाता है, यानी केरल हमारे भारत में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर है। तो जिसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो कि है इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा साक्षर यानी पढ़े लिखे, यानी मैंने बताया ना आपको जितने भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। केरल बिल्कुल सही उत्तर है। आप अगर इसको देखा होगा आपने इसको पूरे सारणी को, तो आप पता लगा सकते हैं इस आंकड़ों को देख के कि केरल स्टडी के नंबर में नंबर 1 पर है। साक्षरता दर हो और किसी भी प्रकार की हो तो इसमें केरल नंबर 1 पर है। और अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इसमें कहा गया है इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की स्थिति सबसे खराब है? तो सबसे खराब की बात की जाए तो वो तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार की। बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो कि है केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो अगर आप इस बॉक्स को देखें तो केरल के सामने साक्षरता दर में देखेंगे तो 94, यानी साक्षरता दर कितनी देर देखिए 94। तो यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जो कि है इनमें से किस राज्य में प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कह लो या मृत्यु दर की बात करें तो बिहार, यानी बिहार सबसे पिछड़ा देश है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर आने वाला है, बिहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो कि है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो अगर आपने इसको बॉक्स को देखा होगा तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि हरियाणा की जो साक्षरता दर कितनी है 82, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ से रिलेटेड आपके 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के और फिर उनको सॉल्व करना है। आइए हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और सार्वजनिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे अपनी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अतत यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्यों में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में से एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो जो कि ये आपने पैसेज पढ़ा ये था आपका फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
तो जो किससे रिलेटेड आपका 53 क्वेश्चन नंबर है वो है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो कब हुई आपकी स्टार्टिंग, आप पहली लाइन में देख सकते हैं 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी 1789 इसका यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था। क्या हुआ, इसका परिणाम निकला राजतंत्र की समाप्ति हो गई। जब ये हुआ तो पूरा जितना भी राजतंत्र चल रहा था वो क्या हो गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जो कि है राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति द्वारा हुई। तो किसके द्वारा हुई राष्ट्रवाद की, फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी। क्या घोषणा थी, राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति की किस लिए गई थी, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र चलता था, तो लोगों ने क्या किया, अब जो भी जनता का गठन करेंगे वो जो राष्ट्र का गठन करेंगे वो करेंगे जनता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो किसके कारण होता है, राष्ट्रवाद के वजह से, राष्ट्रवाद हुआ उसी के वजह से तो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राष्ट्रीय राज्यों के उदय का परिणाम क्या निकला, साझी पहचान और साझी विरासत का भाव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो अभी तक हमने देखा खंड गा को, अब बढ़ते हैं खंड खा की तरफ, जो कि आपका एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको वो दोनों ही करने अनिवार्य हैं। तो देखते हैं पहले मैप में क्या पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र में ए से बांध को दर्शाया गया, इसकी पहचान करते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अभी ये हमारा एक मैप शो कर रखा है। तो ए जो आप देख सकते हैं, ये आप कर्नाटक की तरफ देख सकते हैं, आपका ए मेंशन है। तो इधर से पूछा गया आपका इसमें कौन सा बांध है, तो जो इसमें जो बांध है वो है तुंगभद्रा बांध, तो यानी ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा बांध इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो 59 का जो उत्तर होगा डी तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये भी पूरा मैप से रिलेटेड है। उस मानचित्र में बी के सूत के प्रमुख उत्पादक राज्य को दर्शाया गया है, विकल्प का सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपको राज्य की पहचान करनी है। तो आप देख सकते हैं बी हमारा कहाँ पर मेंशन किया गया और आप सभी को पता है कि ये राज्य कौन सा है, देख सकते हैं ये राज्य आपका गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका 60 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात बिल्कुल राइट उत्तर है। तो ये था आपका पूरा 10th क्लास के सामाजिक पेपर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको सॉल्व कराया। तो ऐसे ही आपके जो अब फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, पूरे पेपर का जो पैटर्न देखा गया जो आपने अभी देखा, पूरा पैटर्न ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको सही से देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया होगा। अगर यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है वो अब आगे आपके और मैथ से रिलेटेड होगी और संस्कृत और हिंदी वगैरह के सैम्पल पेपर से रिलेटेड होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।